साल 322 सी पूर्व में भारत में एक ऐसा साम्राज्य का उदय हुआ जिसे भारत के गोल्डन एज की स्टार्टिंग मानी जाती है। इस साल एक ऐसा राजा मगध की गद्दी पर बैठा जिसने सबसे पहले भारत का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया। अपनी ताकत के दर पर उसने यूरोपियंस तक को हराया और एक मजबूत शासन नींव रखी। ये राजा कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। नंदा डायनेस्टी को हराकर फिर देश के अलग अलग हिस्सों को जीतकर एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को अक्सर अशोका की महानता के आगे भुलाया जाता है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने की कहानी को जानेंगे कि कैसे उन्होंने सबसे ताकतवर एम्पायर्स को और उनके राजाओं को हराया और वो कौन से तरीके अपनाए कि करीब 250 सालों तक मौर्यन एम्पायर का रूल रहा। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो वेलकम बैक टू हस्तर डायरीज, जहां हर रोज एक नई कहानी और हर कहानी एक नया जज्बा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, इसमें इतिहास में बहुत बहस हुई। अलग अलग जगहों पर उनके बारे में अलग अलग जानकारियां मिलती हैं। जैसे कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि वो राजा नंदा की ही एक पत्नी के मूरा के पुत्र थे। तो वही विशाख दत्ता के मुद्र राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त को कुलहीन मौर्य पुत्र बताया गया है। इसी तरह बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूक्त में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है, जो कि शाक्य से रिलेटेड थे। और इसी तरह एक ग्रंथ है महाबोधि वंश, दिग्ग निकाया और दिव्य अवदान, इन्हीं में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। अब हिस्टोरियंस मानते हैं कि चंद्रगुप्त पीपली वन के मौर्य समुदाय से आते हैं और इनके पिता मौर्य जाति के सरदार थे। एक युद्ध में उनकी डेथ हुई, जिसके बाद उनकी पत्नी मूरा को पाटलिपुत्र यानी कि पटना जाना पड़ा, जहां उन्होंने चंद्रगुप्त को जन्म दिया। यहीं पर वो बड़े हुए और चाणक्य की नजर में आए, जो तक्षशिला के महान टीचर्स थे। कहा जाता है कि चाणक्य एक बार पाटलिपुत्र आए नंदा राजा धनानंद से मिलने, लेकिन उनके चेहरे को देखकर राजा ने उनका अपमान किया और इस अपमान से गुस्सा होकर उन्होंने एक प्रॉमिस लिया कि वो नंदा डायनेस्टी का डिसइंटीग्रेशन और डिक्लाइन कर देंगे। इसी बीच उनकी मुलाकात होती है चंद्रगुप्त से और दोनों ने मिलकर नंदा डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया। और फिर चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की ही प्रेजेंस में आर्चरी और आर्मी वगैरह सीखी। दोनों ने मिलकर अपनी एक आर्मी बनाई। मुद्र राक्षस से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालयन प्रदेश से राजा पर्वतक से संधि की थी। चंद्रगुप्त की सेना में शाक, यमन, केरात, कंबोज और पर्शियन लोग शामिल हुआ करते थे। अब उधर की बात करें तो नंदा डायनेस्टी की तो पूरा नॉर्थ इंडिया उनके अंडर था और उनकी आर्मी सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती थी, जिसमें 3000 तो सिर्फ हाथी शामिल थे। नंदों की इस बड़ी आर्मी के डर से तो सिकंदर की सेना भी आगे बढ़ने से मना कर दिया था। चंद्रगुप्त को नंदों की ताकत के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने लड़ने के लिए पहले एक बड़ी सेना और एक अंपायर खड़ा करने की सोची। 322 सीई में उन्होंने सिंध के एरिया को जीत लिया, जहां मैसिडोनियन लोगों का कब्जा था। सिंध का एरिया सिकंदर के कब्जे में आता था, लेकिन मौका पाकर चंद्रगुप्त ने साल 321 सीई तक पूरे सिंध पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने पंजाब की तरफ रुख लिया। यहाँ भी एक सेनापति थे सूर्यवंश, उनका कब्जा था। चंद्रगुप्त ने उनको हराकर पंजाब तक अपना कब्जा कर लिया। उसका राज झेलम और सिंधु नदी के बीच में था। उस टाइम पर मगध की बाउंड्री सिंधु नदी को छूती हुई, यानी कि चंद्रगुप्त नंदा डायनेस्टी के बिल्कुल करीब थे। यहीं पर आप एक बात नोटिस करोगे कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर के यूनान से आए हुए विदेशियों को भी भगा दिया था वेस्टर्न इंडिया पर कब्जा करते टाइम। अब बारी थी नंदा डायनेस्टी से लड़ाई की, लेकिन यहीं पर चंद्रगुप्त और चाणक्य से एक गलती हो गई। नंद राजा अपने क्रूअल पॉलिसीज की वजह से बहुत बदनाम थे, तो चंद्रगुप्त को लगा कि वो आसानी से धनानंद को हरा देंगे। और बौद्ध रिचुअल्स में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सीधा मगध के सेंटर पाटलिपुत्र पर हमला किया, लेकिन क्योंकि ताकतवर थे इसीलिए चंद्रगुप्त को मुंह की खानी पड़ी।
महावतिका में इसे लेकर एक कहानी कही जाती है जो बहुत पॉपुलर है। हारने के बाद चंद्रगुप्त एक बुढ़िया की झोपड़ी में छुप गए थे। एक दिन उन्होंने उस बूढ़ी औरत को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। बच्चे ने असल में अपनी उंगलियां जला ली थी क्योंकि वो खिचड़ी को किनारे से नहीं बल्कि बीच से खा रहा था। यहीं पर चंद्रगुप्त को समझ आया कि वो गलती कर रहे थे। सेंटर हमेशा पावरफुल होता है, इसीलिए पहले किनारे को जीतो। इसी बात चंद्रगुप्त ने अपनी राजनीति में बनाई। उन्होंने सिंध के एरिया से एक एक करके छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। इसी तरह उन्होंने नंदों की ताकत को काफी कम कर दिया था। वेस्ट से जीतते जीतते आखिरकार वो पाटलिपुत्र की सीमा तक पहुंच गया और कमजोर हो चुके धनानंद को उसकी कैपिटल में जाके उसे घेर कर हरा दिया। उसने धनानंद को मारा नहीं बल्कि कलिंगा की ओर भेज दिया। इस तरह पंजाब, सिंध और मगध को जीतने के बाद चंद्रगुप्त के एम्पायर इंडस रिवर से लेकर गंगा के मैदानों तक फैल गया। हिंदू कुश तक फैला हुआ। हालांकि चंद्रगुप्त बस इतना तक सीमित नहीं रुके। उन्होंने 323 सीई में अलेक्जेंडर की डेथ के बाद उसकी सेनापतियों में से एक सेल्यूकस निकेटर हुए। उन्होंने भारत पर फिर से हमला किया। सिंध और पंजाब के जिन हिस्सों पर चंद्रगुप्त ने कब्जा किया था वहां भी कब्जा जमाने का प्रयास किया। ग्रीक हिस्टोरियन अपील कहते हैं कि सेल्यूकस ने हिंदू नदी को पार किया और एंड्रोक्यूटस यानी कि चंद्रगुप्त के अगेंस्ट युद्ध करी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लासिक राइटर्स ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच के संघर्ष का कोई विवरण नहीं दिया है, यानी कि हमारे देश पर इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। वो केवल चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में हुई संधि की शर्तों का उल्लेख करते हैं। इस युद्ध में सेल्यूकस पूरी तरीके से हार गए और उसने चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार और हेरात सौंप दिए। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी की थी और बदले में 500 युद्ध हाथियों का उपहार दिया था। इसी टाइम पे सेल्यूकस ने अपने दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने फिर इंडिका नाम की बुक लिखी जिसमें उन्होंने भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है और इस तरह आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया लगभग हर हिस्से पर कब्जा करने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने एम्पायर को और भी ज्यादा एक्सपेंशन के थ्रू बढ़ाया। गिरनार इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र और काठियावाड़ को जीतकर साउथ इंडिया को भी जीत लिया था। इस तरह साउथ इंडिया में चंद्रगुप्त ने मेगास्थनीज के सौराष्ट्र, अवंती, कोंकण पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद वो साउथ इंडिया की तरफ बढ़े और मैसूर और लाहौर तक के एरिया पर भी अपना कब्जा जमाया। हिस्टोरियंस हालांकि मानते हैं कि अशोक ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही जीत हासिल की थी, यानी कि कलिंगा की लड़ाई लड़ी और उसे जीत लिया। लेकिन चंद्रगुप्त के जो बेटे थे बिंदुसार, उन्होंने कोई विजय नहीं हासिल की थी। इसीलिए ये तो तय है कि साउथ में मौर्य एम्पायर का एक्सपेंशन चंद्रगुप्त का काम था। इस तरह से अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त ने वेस्टर्न इंडिया से शुरू करते हुए नंदा रूलर्स को हराया और पूरे नॉर्थ इंडिया को जीतने के बाद विंध्या माउंटेन पार करके साउथ के एक बड़े एरिया को भी जीत लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास के पहले राजा थे जिसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। हिस्टोरियंस H.C. रॉय चौधरी उनके हिसाब से चंद्रगुप्त के अधीन मौर्यन एम्पायर नॉर्थ वेस्टर्न फारस की खाड़ी से ईस्ट में मगध और बंगाल तक छाए थे। वेस्ट में सौराष्ट्र तक और साउथ में मैसूर तक के चंद्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट और मद्रास के लोअर डिस्ट्रिक्ट तक उनका एम्पायर एक्सपेंडेड था। चंद्रगुप्त के इस महान एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। वही पाटलिपुत्र जहां से मगध एम्पायर की स्टार्टिंग हुई और चंद्रगुप्त द्वारा मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्यन डायनेस्टी का चरम उत्कर्ष था। तो ये थी कहानी सम्राट चंद्रगुप्त की। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मुझे नेक्स्ट टॉपिक के लिए सजेशन देना।